गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। आज की कक्षा नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का मास्टर है, कमांड है, कंट्रोलर है। तो कमांड की भूमिका कितनी अहम होती है हम लोग सबको ही समझते हैं। जैसा नेतृत्व होता है वैसा ही क्रियान्वयन होता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा ही बन जाता है। तो ये सोचने, समझने, निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है, ये सारी चीजें जो है ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है। हमारे शरीर के अंदर जो हो रहा है और हमारे शरीर के जो बाहर हो रहा है, इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करने की, इस पे रिस्पॉन्ड करने की, इस पे रिएक्ट करने की, इन सारों का जो मास्टर है वो हमारा नर्वस सिस्टम है। आज हम लोग सभी कोई साथ में उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी भैया, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है लेकिन आवाज बहुत कट रही है। आप तो अभी हमने बात की थी कि जो आदमी जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा ही बन जाता है। तो ये जो हमारी आकांक्षा है, हमारी जो इच्छा है, या हमारे सोचने का जो प्रोसेस है, ये सब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है। जो नर्वस सिस्टम है वो लाइक मास्टर ऑफ आवर बॉडी। हमारा शरीर जो है एक यंत्र है और उसका मास्टर कौन है? हमारा नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल करता है हमारे शरीर को और कोऑर्डिनेट भी करता है। कंट्रोल कैसे करता है? विद हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है। जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमने ग्लैंड्स के बारे में जाना था, वो हार्मोन सिक्रेट करता है। इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में बेसिक एक डिफरेंस होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका स्लो रिस्पॉन्स होता है कंपेयर टू नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी गर्म सतह को छूते हैं तो हमारा बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करता है, तुरंत जो है। जैसे हमने गर्म सतह को छुआ, हमारी हाथ तुरंत हटती है। तो ये रिस्पॉन्स क्या होता है? क्विक होता है। ये नर्वस सिस्टम जो है, ये इसको एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहते हैं, जो नर्व्स और नर्व सेल से बना होता है। तो ये नर्व सेल्स जो है ये किससे बनता है? न्यूरॉन्स से। नर्व सेल्स का बेसिक पार्टिकल्स क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से नर्व सेल्स बनता है, नर्व सेल्स से नर्व्स बनती है, और यही नर्व्स जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम के रूप में जानते हैं। अब ये न्यूरॉन्स जो है इसका बेसिक वर्क क्या है? तो न्यूरॉन्स जो है वो क्या करता है? पूरी बॉडी से जो मैसेज है, जो सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं, उसको स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक ले जाता है। और फिर ब्रेन क्या करता है? वो जो हमारे पास सिग्नल इंफॉर्मेशन आता है, जो मैसेज आता है, उसके लिए ब्रेन में रिस्पॉन्ड होता है। और जो वो रिस्पॉन्ड होता है, वो जो रिस्पॉन्ड रिएक्शन होता है, वो स्पाइनल कोड के थ्रू फिर बॉडी पार्ट तक जाता है।
फिर हमारा बॉडी पार्ट जो है उस पे रिएक्ट करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, और जो हमारा आत्मिकी है, जो हमारा पंचकोश है, वो कैसे नर्वस सिस्टम को सही ढंग से काम करने में, या उसमें कुछ अगर विकृति आ गई है तो उसको सुधारने में कैसे मदद करता है। तो नर्वस सिस्टम का रोल जो है हर एक चीज में जो हम लोग करते हैं, हर एक चीज में, और थ्री मेन पार्ट्स हैं इसके नर्वस सिस्टम के। ब्रेन, हमारा दिमाग, स्पाइनल कोड जो हमारे बैकबोन के अंदर है, और नर्व्स जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती है ना, ठीक उसी तरह ये जो नर्व्स है, ये स्पाइनल कोड और ब्रेन से निकल के पूरे शरीर में फैली हुई। ये जो नर्वस सिस्टम है, यही हमको मूव करने में, सोचने में, महसूस करने में, हर एक चीज में हमारी जो है मदद करते हैं। इवन जिस चीज के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, जैसे डाइजेशन, हम रात में सोए भी रहते हैं फिर भी हमारा डाइजेशन वर्क करता है। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करते रहता है, जो हम सांस लेते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम के जो है मेन दो पार्ट्स में इसको रखा गया है। आप देख रहे हैं, एक डायग्राम शेयर किया गया है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा पूरा जो नर्व्स का हमारा जाल फैला हुआ है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझे, जैसे हमारा एक कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, तो ब्रेन इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर, वो एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन सुपर कंप्यूटर को जो डाटा चाहिए वो किसके थ्रू जाएगा? उसके लिए उसको कैमरा की जरूरत पड़ेगी, आउटपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस की, इसकी जरूरत पड़ेगी। उसको डाटा चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, तो इनपुट डिवाइसेस चाहिए, लाइक कीबोर्ड्स, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंट, उसका स्क्रीन है, उससे आउटपुट होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो पेरिफेरल नर्वस, उसको भी क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक उसी तरह, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से बना? ब्रेन से, स्पाइनल कोड से एंड नर्व्स से, जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स का पूरा जाल, जिसको फर्दर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में बांटते हैं। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में बढ़ जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम हर चीज का ट्रैक रखता है। क्या मतलब? व्हाट इज गोइंग आवर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इन सारी चीजों का ट्रैक जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर रहता है। इसके बारे में हमारा जो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, किस सिचुएशन में है, ये सब नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जैसे थॉट्स है, मेमोरी है, ये सब, जिसमें हमारा थिंकिंग, जैसे हमारे मान लीजिए स्वेटिंग होता है, हमारी पलकें झपकती है, इन सब में नर्वस सिस्टम काम करता है। तो एक छोटा सा हम नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या हुआ कि एक तो क्या है कि हमारे पूरे शरीर से स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन में मैसेज आया। दूसरा, ब्रेन रिस्पॉन्ड किया, तो स्पाइनल कोड के थ्रू जो नर्व्स का जाल पूरे फैला हुआ है, उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या रिएक्ट करना है, ये ये दोनों प्रक्रिया वाइस वर्सा होती है। एक मैसेज दिमाग में गया, दूसरा दिमाग के डिसीजन को लेके लौटा, और उस पर हमारा बॉडी को क्या रिस्पॉन्ड करना है ये बताया। ये मैसेजेस जो है क्या क्या रेगुलेट करते हैं? हमारे थॉट्स, विचार, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी लर्निंग, सीखने का प्रोसेस, और हमारी फीलिंग, हमारा जो मूवमेंट है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, सेंसेस, जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है ना, जैसे आंखें देखती है, कान सुनता है, जीभ टेस्ट लेता है, स्किन जो टच का होता है, जो हम फील करते हैं, ये जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको भी ये मैनेज करता है।
उसके बाद हमारे इवन जो हमारे घाव भरते हैं ना, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन है। हम जो सोते हैं, हमारा जो हार्ट बीट धड़कता है, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है, इवन दो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है ना, हम बचपन से किशोर होते हैं, किशोर से हमारा जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, इन सारे चीजों में ये सारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो ये, और इसमें जो मेन कौन सा है इन्वॉल्व, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। और ये जो मैसेज लाने जाने की प्रक्रिया होती है ना, इसमें कौन सा है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होता है। न्यूरॉन्स में होते हैं तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है सेंसेसरी न्यूरॉन्स, जो क्या करता है, हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक ले जाता है। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स, हमारा जो ब्रेन का रिस्पॉन्ड होता है, जो डिसीजन होता है, वो ब्रेन से उस सिग्नल को लेता है और स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे मसल्स तक, हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और एक होता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स का लिंकअप का काम करता है। तो हमने जाना कि टू पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आया क्या, ब्रेन। ब्रेन, अब ब्रेन की सुरक्षा के लिए हमारा क्या होता है, स्कल होता है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी सुरक्षा के लिए खोपड़ी है। वैसे ही स्पाइनल कोड जो है, वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ब्रेन के नीचे ना एक फोरामन मैग्नम होता है, एक होल टाइप का, वो वहां से, वो क्या कहते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारा स्पाइनल कोड है, वो नीचे कहाँ तक जाता है, स्पाइनल कोड नीचे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर L1 L2 होता है, ये वहां तक जाता है। और हमारा जो बैकबोन है, वो नीचे कॉक्सिजियल तक है, बैकबोन। ये जो है ना वर्टेब्रल कॉलम, इसको यार स्पाइनल कॉलम कहें, और स्पाइनल कोड, ये दोनों सेम चीज नहीं है। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, उसमें 33 वर्टेब्रे होते हैं, लेकिन जो ये हमारा स्पाइनल कोड है, वो मुख्यतः L1 L2 तक जाता है। फिर उसके नीचे एक काउडा इक्विना नर्व्स है, वो जाती है। तो अभी देखिए, इसकी जो सुरक्षा है, ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है, स्कल करता है। और स्पाइनल कोड की सुरक्षा कौन करता है, मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम। और ये जो किससे कवर्ड होता है, मेमेंजिस से। मेमेंजिस में 3 लेयर होता है, आगे हम उसके बारे में जो है जानेंगे। और पीएनएस के बारे में हम जैसे जाने कि ये सारा हमारा नर्व्स को कंटेन करता है, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर है। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन को का एक नाम क्रेनम भी है ना, तो जो उससे नर्व्स निकली उसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कोड से नर्व निकली उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो जो ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, हमारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे हम जो, मतलब जब जैसे हम रात में सो गए मान लीजिए, तो हम सांस ले रहे हैं, क्या हमारा इस पे नियंत्रण है? हम कभी कोई दूसरा भी काम कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे सांस लेने की प्रक्रिया, हमारे दिल के धड़कने की प्रक्रिया, जो हार्ट बीट होती है, जो हमारा पाचन है, वो अपने आप काम करते रहता है। इस पे हमारा जो है नियंत्रण नहीं होता है। फर्दर जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देखिए दो पार्ट में रखा गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला। जब भी हम क्विक रिस्पॉन्स, मतलब जब भी हम किसी डेंजर वाली सिचुएशन में होते हैं, उस समय हमारा ये नर्वस सिस्टम काम करता है। फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ेगा या वहां से तुरंत हटेगा। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारा पीस आवर का है। जब हमारा बॉडी रेस्ट आवर में होता है, तो ये एनर्जी सेव करता है। किस एनर्जी सेव करता है, ताकि जब कभी मतलब कुछ ऐसा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करना पड़े, तो उसको ये एनर्जी देता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक पीस आवर का है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका है, वो वार आवर का है। और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट को करता है। जैसे हम बोलते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है ना, कि हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, हमें क्या सुनना है, ये हमारा कंट्रोल वाला है, कंट्रोल वाला पार्ट है। चलना फिरना बोलना, जो हमारे मसल्स के मूवमेंट होते हैं। तो देखिए दो हो गया, पेरिफेरल के दो हो गए। ये हो गया ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक क्या है, अनवॉलेंटरी, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता। और सोमेटिक क्या होता है, वॉलेंटरली, जिसपे हमारा नियंत्रण
होता है। ऑटोनोमी को फर्दर बांटा गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है? वॉर टाइम वाला, फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? पीस आवर वाला। जब हम पीस रेस्ट के टाइम में होते हैं तो वो एनर्जी को सेव करता है। अब चलिए, जो सबसे बड़ा कंट्रोलर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन, ब्रेन के बारे में हम जानते हैं। ब्रेन जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। फोर ब्रेन, जिसको हम प्रोजेन सेफ्लॉन के भी नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन, जिसको हम मिजेन सेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, और हाइंड ब्रेन, जिसको हम रोम्बेन सेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। तो फोर ब्रेन जो होते हैं, इसके इसको भी 2 भाग में हमने बांटा। एक टेलेंसेफ्लॉन, दूसरा डायंसेफ्लॉन। तो ये जो टेलेंसेफ्लॉन है, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो 2 होता है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट वाला जो है वो हमारे लेफ्ट शरीर के बाएं वाले हिस्से को पूरा कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट हिस्से को पूरा कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? बेसल गैंग्लियन है। तीसरा क्या है? हिप्पोकैम्पस है। चौथा क्या है? एमिडायोलाइट न्यूक्लियस है। और स्क्रीन हाँ शेयर बोलिए। करिए उसका भी विष्णु जी। जी जी हाँ सर, एक मिनट। हाँ, थैंक यू बाबूजी। अब ये देखिए, हमारे पास ये ब्रेन का डायग्राम आ गया। और डाइसेफ्लोन में क्या होता है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब देखिए, जो मिड ब्रेन होता है उसको हम मीजेनसाइक्लोन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या है? हाइंड ब्रेन, इसको हम रोम्बेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। तो जो हमारा ये हाइंड ब्रेन है ना, उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगटा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये देखिए, आप ये देखिए, जो ये अपना पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगटा है और मिड ब्रेन है। ये देखिए, जो हमारा मिड ब्रेन है, ये जस्ट मतलब जो है ये हाइपोथैलेमस के नीचे, और क्या कहते हैं, पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगटा। आप देख रहे हैं इसमें, ये मेडुला ऑब्लोंगटा, जो ये बीच, ये तीनों मिलके एक देखिएगा ब्रेन, जैसे हमारा एक ट्री का स्टेम होता है ना, वैसे एक स्टेम की तरह आकृति बना रहे हैं, इसलिए इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। हाइंड ब्रेन का जो 3 पार्ट है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, वो हमारा सेरिब्रम है, जो 80% कवर करता है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है। और जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिबेलम बेलम है। तो हमारा मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेनसेफ्लॉन भी कहते हैं, वो पॉन्स और जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और जो ये सेरिब्रम है, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेंटर ऑफ ब्रेन है। और ये जो सेरिब्रम देख रहे हैं ना, जो हमारा ये सेरिब्रम है, ये जो है सबसे हायर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब हायर फंक्शंस, जैसे हम किसी भी चीज को अपना सेंस ऑर्गन से जो हमें मिला है उसको इंटरप्रेट करना है, जैसे टच है, हियरिंग है, हम कोई चीज, हमारा स्पर्श होता है, हम कुछ चीज सुनते हैं, किसी चीज को देखते हैं, या हमें कोई स्पीच देना होता है, या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारे रीजनिंग, कोई प्रॉब्लम आता है, हमें सॉल्व करना है, हमारा जो इमोशंस होता है उस पे हमें रिएक्ट करना है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ये सेरिब्रम में होती है। ये सारे लर्निंग का होता है। अब जैसे मान लीजिए को हमारा, जैसे मान लीजिए हमें पेन पकड़ना है, तो ये जो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट का, ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं? सेरिब्रम में होते हैं। ये देखिए, जो टॉप वाला है, ये जो टॉप वाला है सेरिब्रम, यहाँ पे सारी चीजें होती है। तो अब मान लीजिए कि अगर हमें अपना इंटरप्रेटिंग बढ़ाना है, हमें अपने रीजनिंग स्किल्स बढ़ानी है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, हमें अपने सीखने की गति को बढ़ानी है, उसके दर को बढ़ानी है, हमें जो है अपने जो है मूवमेंट है उस पे कंट्रोल करना है, तो हमें आखिर ये जो नर्वस सिस्टम पे क्लास चलाई जा रही है, या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी साथ सीख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अ, क्या है, शरीर रथी है
सॉरी, शरीर रथ है और आत्मा रथी। शरीर रथ है और आत्मा रथी है। तो हम जो है अपने शरीर पे कंट्रोल करें, हम अपने आप को शरीर नहीं माने। तो हम अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब हम अपने नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो हमें अपने प्रतिभा का जागरण करना हो तो देखिए हमें किस पार्ट पे ध्यान करना पड़ेगा। हमें ये जो पूरे जो पावर्स है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम निगेटिव आयंस को लेते हैं। तो कैसे उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो हम मतलब अपने प्राण को कहाँ कहाँ ले जाना है अपने ध्यान में। देखिए हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही हमारे साथ होता है। तो ध्यान की सबसे पहली प्रक्रिया जो है सोचने से प्रारंभ होती है। तो क्या ये अगर हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, अपने फिजिकल एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, अपने नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, तो उस पर्टिकुलर जगह पे हम प्राण शक्ति से प्राण का आकर्षण करके श्रद्धा से श्रद्धा से प्राण का आकर्षण करके उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस पर्टिकुलर केंद्र में हम जो है वहां जागरण कर सकते हैं, वहां पे हीलिंग कर सकते हैं। उस हीलिंग विनियोग होगा, हम आकर्षण करेंगे, उसका जो है संधारण करेंगे, उसका विनियोग करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो ये फिजिकल एनाटॉमी, ये नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी, ये हम लोगों के जानने का मेन उद्देश्य ये है ताकि हम ध्यान की प्रक्रिया द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा प्राण को खींच के पर्टिकुलर वहां जाके अपने, अभी देखिए ब्रेन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत अनसुलझा है। अभी हमारा भौतिक विज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है जितना आत्मवेताओं ने 15 जनरली इसका 15% यूज किया जाता है। 15% से अधिक यूज करने वाले आइंस्टाइन थे। तो समझिए कि 15% यूज करके इतना कुछ है। तो अगर उसका 15% से अगर अधिक यूज बढ़ाया जाए, उसका उपयोग किया जा सके, तो हम कहां तक जा सकते हैं। तो इस क्लास का मेन उद्देश्य ये है कि हम इतना तो जान जाएं कि हमारे शरीर में हमारे शक्ति केंद्र कहाँ कहाँ है, हमारे नर्वस सिस्टम के जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ है, उनका फंक्शन क्या है। ये हमारा जानना मेन उद्देश्य। बाकी तो इसका जो बृहद विज्ञान है, वो डॉक्टर्स हैं उसका बहुत तरक्की की है, लेकिन उसका हम अपने आत्मिकी के द्वारा हम प्राण शक्ति को खींच के उस हर जगह पहुंचाए और वहां की विकृति को हटाएं अगर है, और उसके फंक्शंस को बढ़ाएं। ये है हमारा। तो अभी हमने सेरिब्रम के बारे में जाना कि जो हायर फंक्शंस होते हैं वो कहाँ परफॉर्म होते हैं? सेरिब्रम। दूसरा क्या है? थैलेमस। थैलेमस कहाँ है? देखिए ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसके टॉप में है। देखिए मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे थैलेमस है, और थैलेमस देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे। तो थैलेमस जो है हमारा ब्रेन स्टेम, जो अभी हमने बताया था, जाना था कि ब्रेन स्टेम किससे बना है? मिड ब्रेन से, पॉन्स से और मेडुला ऑब्लोंगटा से। तो मिड ब्रेन के ठीक नीचे जो है हमारा जो ब्रेन स्टेम के टॉप पे क्या है? थैलेमस है। अब थैलेमस का क्या काम है? तो थैलेमस क्या करता है? सभी सेंसेस से सिग्नल रिसीव करता है, केवल स्मेल, एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल छोड़ के बाकी ये 4 सेंसेस से जो है सिग्नल रिसीव करता है, और उसको कहाँ क्या करता है? ब्रेन को फॉरवर्ड करता है। और थैलेमस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे आत्मिकी के नजरिए से कि ये हमारे कॉन्शसनेस के लेवल को रेगुलेट करता है। अगर थैलेमस सही ढंग से नहीं काम करे, उसमें विकृति आ जाए, तो आदमी कोमा में भी जा सकता है। हाइपोथैलेम और जो भी हमारा कॉग्निटिव फंक्शन होता है उसको भी थैलेमस मैनेज करता है। और थैलेमस के नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट, नाम से ही देखिए, जस्ट बिलो द थैलेमस, जो थैलेमस के ठीक नीचे है। ये क्या करता है? हमारे स्लीप, सोने की प्रक्रिया को, हंगर, भूख को, एंड जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। तो अब देखिए मान लीजिए कि हम हमें बहुत ज्यादा नींद आती है या कम नींद आती है, हमें उसको बैलेंस करना हो तो हम किस पार्ट पे मेडिटेशन करेंगे? उसको कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। और ये कैसे होता है? जो हमारा हंगर है, जो हमारा स्लीप है, ये जो बॉडी टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली किससे है कनेक्ट? तो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम का जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है हाइपोथैलेमस? इंस्ट्रक्शन सेंड करता है
और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। तो पहले हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? इंडोक्राइन सिस्टम के साथ। इंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पांस क्या है? स्लो है कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो हमने अन्नमय कोश में ग्लैंड्स के बारे में जाना था, तो हमें इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इन दोनों के बारे में मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए, ताकि हम प्राणायाम और ध्यान के प्रोसेस के द्वारा अपने शरीर के विकृति को हटा पाए और उसको स्ट्रॉन्ग बना पाए। अब देखिए, अब आई थी हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस कहाँ है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वहां पे। उसका काम क्या होता है? वो हमारे सीखने के लिए और याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल। और एमिगडाला है, वो क्या है? हमारा जो मेमोरी है, जो इमोशंस हैं, जो हमारा फियर है, जो सेक्सुअल डिजायर्स है, उसको कंट्रोल करता है। और अभी बात हुई थी कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगटा को करता है। अब इसका हम फंक्शन जान लेते हैं कि ये हमारा जो ब्रेन स्टेम है इसका क्या फंक्शन। ये हमारा क्या करता है? जो हमारा सिग्नल है उसको रिले करता है किसके? ब्रेन और स्पाइनल, बिलो द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड मैनेज बेसिक इनवॉलेंटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ रिले का मतलब क्या है? रिले का दोनों मतलब, ब्रेन से स्पाइनल कोड के थ्रू पूरे बॉडी में मैसेज ले जाना, और फिर पूरे मैसेज में जो नर्व्स फैला हुआ है उसका जो सिग्नल है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स है, मैसेज है, उसको स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना, इसको करता है। और जो हमारा इनवॉल्टरी फंक्शन होता है उसको ब्रेन स्टेम मैनेज करता है। पॉन्स जो है वो क्या करता है? हमारे ब्रीदिंग का जो रिदम होता है ना उसको मेंटेन रखता है। तो देखिए, हम प्राणायाम से अपने जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उसका स्टार्टिंग कहां से होता है? प्राणायाम ब्रीदिंग प्रोसेस से शुरू होता है, फिर उसमें मेडिटेशन से हम शरीर के हर एक भाग तक प्राण को पहुंचाते हैं। तो वो जो ब्रीदिंग रिदम्स होता है उसको मेंटेन रखने का काम किसका होता है? पॉन्स का। अगर हमको उसको करना है तो मेडिटेशन में हम पॉन्स का ध्यान कर सकते हैं। और जो हमारा मेडुला है वो क्या करता है? हमारे रिस्पिरेशन को, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, हमारे डाइजेशन को, हम किसी चीज को उगलते हैं, हम स्नीजिंग करते हैं, हम जो कफिंग करते हैं, इन सबको मेडुला करता है। मिड ब्रेन का फंक्शन है कि हमारा जो देखने और सुनने का और जो मोटर कंट्रोल है, जो हमारा मसल्स का मूवमेंट है, उसको मिड ब्रेन करता है। एक और पार्ट है सेरिबेलम, जो हमारा हाइंड ब्रेन का एक पार्ट था सेरिब्रम, उसके बारे में थोड़ा मोटा हम जान लेते हैं कि सेरिब्रम कहाँ है? पीछे ऑक्सीपिटल लोब है उसके नीचे। ये हमारा बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये हमारा पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो ये है ब्रेन का फंक्शन। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसके बारे में जाने, इसके फंक्शन के बारे में जाने, इसके लोकेशन के बारे में जाने, ताकि हम प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हम वहां पे प्राण को भरे, शक्ति केंद्रों का जागरण करें। ये हमारा बेसिक उद्देश्य है। अब हम सीएनएस का जो सेकंड है, स्पाइनल कोड, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब ये स्क्रीन पे देखें हम, स्पाइनल कोड का जो है फोटो आ रहा है। अब इसमें देखिए, जो हम बात किए थे मेडुला ऑब्लांगटा, उसके बाद एक फोरामेन मैग्नम होल होता है, ब्रेन के बेस में एक होल होता है, उससे ये निकलता है। एक्चुअली स्पाइनल कोड क्या है कि ब्रेन ही आगे एक्सटेंड होकर एक ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? स्पाइनल कोड के रूप। ब्रेन का एक्सटेंड पार्ट है ये स्पाइनल कोड जो है, वो ब्रेन का ही एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है। और ये जो है ब्रेन के फोरामन मैग्नम से नीचे निकली और कहां तक गई? नीचे, हमारे कमर के नीचे के हिस्से, हमारा बैकबोन जाता है। बट स्पाइनल कोड कहां तक जाता है? हमारा L1 और L2 तक ये जाता है। ये आप देख रहे होंगे, L1 L2 है ये फिगर में, यहां तक हमारा स्पाइनल कोड जाता है। उसके नीचे काउडा इक्विना आता है, फिर उसके नीचे साइटिका नर्व जाती है। साइटिका नर्व हमारे बिल्कुल इसके नीचे तक।
तो जो ये हमारा स्पाइनल कोड है ना, इसमें एक मतलब ट्यूब लाइक जो होता है बैंड ऑफ टिश्यू का, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को हमारे लोअर बैक से जो है कनेक्ट करता है। हमारा स्पाइनल कोड जो है वो नर्व सिग्नल्स को, जो हमारा नर्व सिग्नल्स वो ब्रेन के थ्रू आता है, और ब्रेन से जो हमारा मैसेज आया उसको स्पाइनल कोड क्या करता है, बॉडी के अन्य पार्ट तक पहुंचाता है, और बॉडी के अन्य पार्ट से जो मैसेज आया हमारा स्पाइनल कोड उसको नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। ये किसका मानना है, ये मतलब हमारे जो भौतिक विज्ञान है उसका मानना है। लेकिन जो हमारा आत्मविज्ञान है ना, वो ये मानता है कि जैसे हमारा मस्तिष्क है ना, वो एक स्वतंत्र है, उसी तरह हमारा जो है मेरुदंड जो है उसका भी स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि हम देखें कि जो चीजें मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक वही चीजें हमारे मेरुदंड को भी प्रोटेक्ट करती है। जो मेनिंजिस की बात हुई थी, जो मेनिंजिस का लेयर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वही मेनिंजिस हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए जो है हम लोग इसको, मेरुदंड को, आत्मविद्याओं ने देह ज्ञान मार्ग का है। इसकी भी जो है अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। आत्मविद्या कहते हैं कि मेरुदंड में अवस्थित जो हमारा ऑटोमिक नर्वस सिस्टम होता है, हालांकि ये मस्तिष्क के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन जो उसका बेसिक, जो उसका मूलभूत गतिविधि है ना, वो स्वसंचालित है। नाम ही देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क के साथ उसका संबंध होते हुए भी उससे जो घनिष्ठता एवं नियंत्रण है ना, वो नगण्य है। शरीर की जितनी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो मेरुदंड से निकलकर पूरा फैला हुआ जो स्नायु मंडल है उस पे संचालित होती है। तो हमारा जो मेडिकल साइंस है वो स्पाइनल कोड को केवल एक मतलब क्या बोले कि एक बीच का जो रिले होता है उतना ही महत्व देता है, लेकिन हमारे आत्मवेत्ता जो है वो स्पाइनल कोड को बहुत महत्व देते हैं। और वो कहते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कोड है ना, उसका संचालन कहाँ है, सुषुम्ना में अवस्थित है, मस्तिष्क में नहीं। मतलब हमारे आत्मविज्ञान में मेरुदंड को भी एक तरह का स्वतंत्र मस्तिष्क मानना होता है और उससे समाधान करना होता है। शरीर विज्ञानी क्या कहते हैं कि मेरुदंड के भीतर जो है दो स्नायु गुच्छक है, उसकी श्रृंखला मानते हैं, और इसको मानते हैं कि यह स्वसंचालित है। इसको, इस क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए किसी बाह्य जो है प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारे जो आत्मवेता है वो कहते हैं कि ये जो दो श्रृंखला की बात हुई ना, यही दो श्रृंखला जो है, जो बाया है वो इरा नाड़ी है, जो दाहिना है वो पिंगला नाड़ी है, और इसके मध्यवर्ती जो समन्वित भाग है उसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं, जिसको हम ठंडा गर्भ इस तरीके से, और बीच का सुषुम्ना कहते हैं कि सुषुम्ना में स्थित होकर कम कर। और ये तीनों ही जो है एक दूसरे से, हमारे आत्मविद्ता कहते हैं कि एक घनिष्ठता पूर्वक संबंध है। बाबूजी में बताते हैं कि सुषुम्ना में स्थित होकर काम कीजिए। जब ठंडा का जरूरत है तो ठंडा, दिमाग ठंडा, जब कूल है तो कूल रहे, जहां पे गर्म रहने की जरूरत है वहां गर्म रहे, लेकिन दिमाग कहाँ रहे, सुषुम्ना में स्थित रहे। तो देखिए हमें ये पढ़ाया जा रहा है, दिमाग कहाँ स्थित रहे, सुषुम्ना में स्थित रहे। तो मेरुदंड भी जो है ये एक स्वसंचालित है, और मेरुदंड का मस्तिष्क कहाँ है, सुषुम्ना में। जैसे हम देखें स्थूल शरीर का नाभि कितना इंपॉर्टेंट चीज है, हम किसी भी चीज के, जैसे परमाणु में न्यूक्लियस का महत्व होता है, वैसे ही स्थूल शरीर का नाभि क्या होता है, हमारा जो नाभि चक्र है वो स्थूल शरीर का। अगर हम सूक्ष्म शरीर का नाभि चक्र लें तो क्या हो जाएगा, आज्ञा चक्र। तो वैसे ही जो हमारा मेरुदंड है उसका मस्तिष्क कौन जाए, हो जाएगा सुषुम्ना हो जाएगा। ऐसे हमें क्या पढ़ाया गया योग चूड़ामणि उपनिषद में कि 72,000 नाड़ियां, लेकिन जिसमें 14 नाड़ी जो है वो प्रमुख मानी गई। सुषुम्ना, इरा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पूसा, संखिनी, यशस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वधरा, पयुस्वनी। इसका पूरा बृहद विवरण योग चूड़ामणि उपनिषद में हमने पढ़ा, और इसमें सर्वोपरि तीन को माना गया, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें इनको तीन लोग का प्रतिनिधि भी बताया गया, और उसी के आधार पे इनका नाम किया गया।
और साथ में हमें यह भी बताया गया कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या है, उनकी दिशा धाराएं क्या है। समुद्र मंथन में हमने जाना कि 14 रत्न निकले थे, और वो 14 रत्न को किससे कनेक्ट किया गया है? 14 नारियों से। उनका जो अनुदान होता है उसको हम विद्युत धाराएं कह सकते हैं, वही इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो शरीर में जो हमारा सूक्ष्म केंद्रीय नाड़ी मंडल है वो मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों को मिला के बना। देखिए साइंस भी कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है? मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों को मिला के बना है। तो हमें जितना इंपॉर्टेंस अपने ब्रेन को देना है उतना ही इंपॉर्टेंस मेरुदंड को भी देना है। और मेरुदंड का मस्तिष्क क्या है? सुषुम्ना। और हमें सुषुम्ना में स्थित होके काम करना है। और ये जो मस्तिष्क और मेरुदंड है इसमें इन दोनों को जोड़ने वाला वाल्व कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगटा। और ये जो संस्थान है इसका जो है सीधे किससे, किस ऑटोनोमस से इसका सीधा संबंध है? तो वो है श्वास प्रश्वास। और श्वास प्रश्वास का जो कंट्रोल का हम बेसिक कहां से करते हैं? प्राणायाम से। तो देखिए हमारा जो यौगिक साइंस है वो कितना वैज्ञानिक स्वरूप है। तो आज जो हमारी मतलब नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अध्यात्म और भौतिक विज्ञान को साथ लेके चलें, उसमें हमें हमारे नर्वस सिस्टम को जानने के लिए हमें जो है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सूक्ष्म रूप से हम लोग नाड़ी मंडल के रूप में जो हमारा आत्मवेत्ता का है, और दूसरा हमारा जो ये फिजिकल एनाटॉमी है, नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी देखिए हमारा शरीर का जो स्थूल शरीर है उसका जो नाभि के आसपास जो 9 इंपॉर्टेंट गैंग्लियंस है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट। जो शरीर के प्रमुख संस्थानीय गतिविधियां जैसे रक्त संचरण हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया, हमारा जो अंतररस का जो निश्चरण हो गया, उसका नियमन और संचालन करते हैं। नाभि के आसपास देखेंगे 4 लंबार वाले गैंग्लियन होते हैं। देखिए नीचे कॉक्सीजियल है, उससे 9 गैंग्लियन होते हैं जो स्थूल शरीर के पोषण एवं विकास से संबंधित होते हैं। हमारा जो अमाशय है, हमारा जो पाचन संस्थान है, हमारा जो गुर्दा तिल्ली है, जिगर है, इन सब का नियंत्रण जो सुसंचालन होता है वो गैंग्लियन केंद्रों से। और गैंग्लियन क्या है? हमारा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये किसका है? अंतःस्रावी जो है स्वायत्त नाड़ी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। तो हम देख रहे हैं ना कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। तो अभी हम देखें कि वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम जो है और स्पाइनल कोड दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों को हम एक ना समझे। वर्टेब्रल कॉलम या जो स्पाइनल कॉलम है ये क्या करता है? हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। हम देख सकते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम जो है उसमें 33 बोन्स होते हैं। ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो 33 बोन्स होते हैं। सर्वाइकल उसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रे कहते हैं। जो नीचे ये देखिए गर्दन के नीचे से लेकर C1 से C7 तक जाता है। फिर थोरेसिक वर्टेब्रे है, वो 12 है, T1 से T12। फिर लंबार है, वो L1 से L5 है। फिर सैक्रम है, वो S1 से S5 है। ये फ्यूज होता है, मतलब ये आफ्टर 20 ईयर्स ये फ्यूज हो जाता है। और कॉक्सीजियल होता है, इसको हम टेलबोन भी कहते हैं। इसको भी ये 4 होता है, ये भी फ्यूज होता है। आफ्टर 20 ईयर्स नहीं होती। तो देखिए अगर हम जोड़े तो C1 से C7 7, थोरेसिक 12, तो 7 12 19, लंबार के 5 24, सैक्रम के 5 29 और 4 कॉक्सीजियल के 33। ये 33 हिंदी में इसको क्या कहता है? कशेरुकी। अब देखिए 33 कोटि देवी देवता, इससे जोड़ा आत्मवेत्ताओं ने। तो देखिए विज्ञान और अध्यात्म का मिलन कैसे होता है। अब ये हम देखते हैं कि अभी मैंने बात की थी कि स्पाइनल कोड डिफरेंट है और स्पाइनल कॉलम डिफरेंट है। स्पाइनल कॉलम जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉलम या वर्टेब्रल कॉलम ये हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कोड कहां तक जाता है? L1 L2 तक जाता है। और इसमें क्या होता है मेन, इसको जो प्रोटेक्ट करने वाली लेयर होती है उसको हम मेनिंजस कहते हैं। उसमें 3 लेयर होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होता है ड्यूरा मैटर, उसके बीच वाला आर्कोनाइट मैटर, और सबसे कंट्रोल जो मतलब सबसे नजदीक होता है वो होता है पाया मैटर। अब हम ये कहेंगे कि स्पाइनल कोड L1 L2 तक है, उसके नीचे क्या जाता है?
उसके नीचे अप टू L5 तक काउडा इक्विना, काउडा इक्विना मतलब ये होता है लैटिन में घोड़े का पूंछ, हॉर्स टेल, हॉर्स लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे उसको हम क्या कहते हैं, काउडा इक्विना। और फिर उसके नीचे साइटिका नर्व्स हमारे नीचे तक। तो स्पाइनल कोड से हमारा जो है 31 सेगमेंट निकलता है, 31। देखिए उसमें उसका फिगर में आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन नर्व्स है। देखिए सर्वाइकल नर्व्स है C1 से C8 तक, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। C1 जो है वो हेड एंड नेक में, और 12 नर्व्स ऐसी होती हैं जो अपना क्रेनियल, जो चूंकि ब्रेन से निकलती हैं इसलिए उसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, उसकी संख्या 12 है। 11 जो है उसमें एक जो होता है वो डायरेक्ट जो है, एक जो है वो CNS का पार्ट है, और 11 नर्व्स जो होती हैं वो किसका पार्ट है, PNS का पार्ट। तो ये देखिए 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो है वो 8 है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स जो है वो 12 है, लंबार स्पाइनल नर्व्स जो है वो 5 है, और सैक्रल स्पाइनल नर्व्स जो है वो 5 है, कॉक्सिजियल नर्व्स जो है वो 1 है। टोटल 31 सेगमेंट्स। फिगर में आपको दिख रहा होगा सर्वाइकल नर्व्स C1 से C8। उसके बाद जो है थोरेसिक नर्व्स T1 से T12। वो कहाँ जाते हैं, चेस्ट मसल्स में जाते हैं, एब्डोमिनल मसल्स में जाते हैं। उसके बाद लंबार नर्व्स है जो लेग मसल्स तक जाते हैं। सैक्रल नर्व्स हैं जो बॉयल, ब्लैडर, सेक्सुअल फंक्शन को करते हैं। तो हमें किस संस्थान में विकृति आती है, वो कहाँ के नर्व से आती है, कहाँ का नर्व ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हम इस चीज को करके जान सकते हैं। टोटल जो है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है वो हमारी स्पाइनल कोड से रूट होती हैं। 8 सर्वाइकल नर्व्स, 12 थोरेसिक नर्व पेयर्स, 5 लंबर नर्व पेयर्स, 5 सैक्रल नर्व पेयर्स, ये सब जो है आप देख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमारा स्पाइनल कोड में इंजरी हो गया, स्पाइनल कोड में इंजरी हो गया, तो क्या करता है, स्पाइनल कोड का इंजरी कैसे हो सकता है, वो उसके टिश्यूज के आसपास हो सकता है ये, या उसके बोन्स के पास हो सकता है। अब जो इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है ये हमारी इंजरी के सिवियरिटी पे डिपेंड करती है। और देखिए चूंकि मेन पूरा स्पाइनल कोड से ही हमारा जो है नीचे तक पूरा फैला हुआ है, तो मान लीजिए हमारा स्पाइनल कोड कहीं इंजूर्ड हो गया है, तो उसका एक तो तरीका क्या है भौतिक विज्ञान में कि उसकी सर्जरी की जाए, दूसरा क्या है मेडिकेशन किया जाए, तीसरा क्या है फिजियोथेरेपिस्ट से लिया जाए। ये क्या है, ये तो हो गया हमारा मेडिकल साइंस के हिसाब से। लेकिन आध्यात्मिक साइंस के भी हिसाब से हम ध्यान के द्वारा वहां पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। हम जो है वहां पे हमारा जो प्राणाकर्षण प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम से हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी के हर एक पार्ट्स तक हम प्राण को पहुंचा सकते हैं। और उसमें खासकर जो निगेटिव आयंस हैं वो ये वाला नहीं, जो निगेटिव आयंस जो आध्यात्मिक वाला है, वो उससे वहां पे बहुत लाभ हम हमें जो है मिलता है। मेरी भी बैक इंजरी हुई है, पूरा L1 L2 छोड़ के L1 L3 L4 L5 चारों अपने प्लेस से हटे हुए। काउटाइकुना सिंड्रोम भी मुझे हुआ था, और ये सारी चीजें जो है मतलब मुझे मेडिकल साइंस का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बस इतना पता किया कि कहाँ से ये प्रभावित हो रहा है। बस उस जगह श्रद्धा से ध्यान किया हीलिंग का, श्रद्धा से ध्यान किया विनियोग का, श्रद्धा से ध्यान आकर्षण, संधारण और विनियोग, और उसका आज इतना लाभ मिला कि मैं अपने पांव पे खड़ा हूं और अपने दैनिक जो कर्तव्य हैं उनका मैं निर्वहन कर पा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर भी है। जो ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर भी है, इसको भी आप देख रहे होंगे। और आजकल जो सबसे क्या है, जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ना, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे काम करता है, इसको सबसे अधिक आज के टाइम में क्या प्रभावित कर रहा है, स्ट्रेस, तनाव। अभी हमने जाना था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जो है काम करता है, हमने अभी जाना था। तो ये जो इसको सबसे अधिक
तो हमने ये जाना था कि जो तनाव तनाव होता है, तो तनाव सबसे अधिक हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तनाव से जो हमारा ये सिंपैथेटिक, क्योंकि इसको क्या काम करना है आप देखिए, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होता है, और ये वॉर टाइम के लिए, ये हमारा वॉर टाइम के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पीस आवर्स में एनर्जी सेव करता है। अब मान लीजिए कि हम बात बात में उत्तेजित होने लगे, हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, अब हमें मान लीजिए हमारा ऑटोनोमस सिस्टम है, उसको चमकदार बनाना, तो हम एनर्जी सेविंग दो टाइप से, हमारी ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए ना, ओवर यूज या मिस यूज तो नहीं होना चाहिए। बट स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जो सोमैटिक है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, वो वॉलेंटियरी, जो वॉलेंटियरी मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी को कौन करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और जो स्ट्रेस है ना, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को प्रभावित करेगा। क्यों वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का होता है। तो बात बात पे अगर हम तनाव लेंगे, निगेटिव वाला, मतलब बात बात पे, एक देखिए दो टाइप का वो है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्डिंग, ऑब्जर्वेशन जो है वो ठीक है। बट हम अगर बात बात पे तनाव लेंगे, बात बात पे उत्तेजित होंगे, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो तो फाइट एंड बात बात पे वो लड़ेगा। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मुख्य केंद्र क्या है, हमारा मेरुदंड। और अभी पता चला कि मेरुदंड का मस्तिष्क क्या है, सुषुम्ना। या इसी को योगस्था गुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हमें सुषुम्ना में स्थित होकर कर्म करना है, तभी हम तनाव में नहीं आएंगे। तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, जो हमारा वो एक्चुअली क्या करता है कि जैसे ही फियर का कोई मूड आता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हमारा हमारा जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो हम बात बात पे अगर तनाव करेंगे, तो अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के का ओवर यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, तो विकृति आएगी ना। तो हमारा दो है, एक तो क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। दोनों एक स्वतंत्र सत्ता है। दोनों को, स्पाइनल कोड को खाली ये नहीं मान के चले कि ये पाथ, हम जो है नाड़ी शोधन के प्राणायाम के द्वारा जो है अपना इरा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये इसका देखिए ये नर्व से पूरा, अभी हमने जाना 31 पेयर नर्व्स है इसके पास। इसके ऊपर का हम ब्रेन के क्रेनियल नर्व से कर ले। और देखिए हम जब मूल बंध लगाते हैं, मूल बंध भी लगाते हैं, तो कॉक्सिज पेरेनियल और क्रेनियल दोनों पे। तो आप देखिए कि मतलब जो योग विज्ञान है उसकी पहुंच कहां तक है। दोनों, पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को। और जो इसका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां तक हम प्राण को भर सकते हैं। तो अगर हम सबके मैकेनिज्म को जानेंगे, सबके फंक्शंस को जानेंगे, सबके लोकेशन को जानेंगे, तो इसका काम आसान होता है। तो एक्चुअली डॉक्टर शिवांगी सिंह जी को नर्वस सिस्टम के बारे में क्लास लेना था, बट वो यात्रा में है, इसी वजह से क्लास नहीं ले पाई, नहीं तो क्लास का स्तर बहुत ऊंचा होता है। मुझे तो बस मतलब अपनी श्रद्धा के बारे में पता है। तो मेरी सारी हीलिंग श्रद्धा पे है। नर्वस सिस्टम से बस मैंने थोड़ा थोड़ा लोकेशन जाना है, थोड़ा थोड़ा सी कार्य पद्धति जानी है, उसको आपके साथ साझा करके और सीखने की कोशिश किया हूँ। बस मेरा यही इतना ही, मतलब मेडिकल साइंस को लेके। बाकी श्रद्धा की शक्ति को खुद महसूस किया। जहाँ बिस्तर पे पड़े होना चाहिए था, अभी कुछ ही दिन पहले फिर ऐसी स्थिति आ गई थी कि 26 जून की रात को कुछ मतलब मैंने अतिशयोक्ति कर ली थी। बगल में बड़े पापा को हार्ट अटैक आया था, तो वो लड़खड़ाए थे, तो मैंने उनको वजन नहीं उठाना चाहिए, जैसे मेरी इंजरी है मैंने वजन उठा लिया था, उनको अपनी गोद में उठा लिया था। तो उस वजह से जो मेरा इंजरी है वो रिकरेंट हुआ। और फिर स्थिति ये आ गई कि रात के 9 बजे, हार्ट अटैक जो है ना, पेन से भी हार्ट अटैक होता है, और पेन से हार्ट अटैक तक की स्थिति आई। उस समय मुझे ये नहीं पता था, उस समय मुझे ये नहीं पता था। बाद में मैंने जब इसके बारे में मेडिकल साइंस में जाना, तब पता चला कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय एक्सीडेंट के दर्द से हृदय गति रुक के मृत्यु हो जाती है।
तो उस समय जो मेरा सिंपैथेटिक जो सिस्टम था ऑटोनोमस, इतना उस पे काम करने लगा, मतलब हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड पे प्रेशर बढ़ गया, जो हार्ट अटैक की कंडीशन होती है वो सारी आने लगी। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं जो है मैं तुरंत लेट गया। मुझे तुरंत यहाँ से कार में बिठाया गया और जो सगुन अ, ऑर्थोपेडिक एडवांस सेंटर है, वहाँ रात में मुझे ले ले जाया गया। तो उसमें मैंने क्या किया, बस इतना किया कि अपनी श्रद्धा से अपने उन केंद्रों पे मैं शिथिल करता गया। जो दर्द को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थे, जो सिग्नल थे, जो इन्फॉर्मेशन थे, मैंने उसको रोका और आत्मानुभूति योग का प्रैक्टिस लिया। करते हुए मैं फाइनली वहाँ पहुँचा। 2 घंटे इस क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी, 2 घंटे तक मैंने उसको रोका। उसमें मेडिकल साइंस की मुझे बहुत सूक्ष्म जानकारी रही है। बस श्रद्धा से मुझे पता, बस ऐसे मैंने भावना की। मैंने सोचा नहीं, ये ऐसे होता है और आज मैं लाइव। उसके बाद धीरे-धीरे डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि नसों पे इतना ज़्यादा दबाव है कि फिर से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और इस बार ऑपरेट करना पड़ेगा तो L4, L5 जो है, वो आर्टिफ़िशियल डिस्क लगानी पड़ेगी बिकॉज़ अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है। फिर एक मैं बोला कि सर क्या मुझे कुछ दिनों का समय मिल सकता है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, आप 2-3 महीने का समय ले सकते हो। फिर एक घर से ही 13 किलोमीटर की दूरी पे डॉक्टर बाबुल नूरैन जी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो कहा तब तक फिजियोथेरेपी लो, मैं उनके पास गया। बायाँ पाँव बिल्कुल मतलब वो हो गया था। मैंने अपने यहाँ से अकेले ही ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के और उनके पास गया। जब उन्होंने मेरा वो एक्चुअली क्या है कि नर्व्स की प्रॉब्लम उसमें नहीं दिखती एक्स-रेज़ में। लेकिन प्रॉब्लम इंजुरी इतना सीवियर था कि डिजिटल एक्स-रे में दिख रहा था कि कितना ज़्यादा नर्व पे कंप्रेशन है, स्लाइड होके डिस्क का। उन्होंने देखा तो पूछा, "आप कैसे आए हो?" मैं बोला कि मैं अपने घर से टोटो से स्टेशन आया, स्टेशन से ट्रेन से। बोला, "आप अकेले आए हो?" तो बोला कि आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से तो आपको ओटी में होना चाहिए, बट आप अकेले यहाँ तक आ सकते हो, तो मैं आपके साथ हूँ, आप रिकवर करोगे। फिर फाइनली उन्होंने एक एक्सरसाइज से मुझे जो सेतु बंधासन है, उससे उन्होंने मेरी शुरुआत करवाई। बोले आपको ये एक्सरसाइज दिन में 50-50 के शेड्यूल में करना है और सेतु बंधासन के बाद उन्होंने शलभासन के उन्होंने मुझे 4 आसन बताए, बोले बाकी सारी एक्सरसाइज़ अभी आपको नहीं करनी है। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे 1 महीने के फिजियोथेरेपी का 4 एक्सरसाइज बताए, 1-1 वीक पे वो एक एक्सरसाइज मुझे बताते थे। मैं उसको आता था और अपने फिजिकल एनाटॉमी और मेडिकल साइंस की सूक्ष्म जानकारी के साथ मैं श्रद्धा से वहाँ पे प्राणों का आकर्षण और संधारण करता था। ठीक 45 डेज़ बाद फिर से मेरा लंबार का एक्स-रे हुआ और एक्स-रे के बाद 80% नर्व से मतलब 80% इंजुरी रिकवर पाई। जो नसों पे पूरा दबाव था, उन्होंने मुझे फिजिकल एक्टिविटी बताई, मैंने उसमें अपने इमोशंस को जोड़ा, अपने भावना, अपनी सोच को प्रगाढ़ किया और मैं बायाँ पाँव ज़मीन पे रख ही नहीं पाता था। और फिर से अभी मेरी स्थिति है कि मैं 5 किलोमीटर्स वॉक कर सकता हूँ। पहले की भी इंजुरी में मेरे लेफ्ट टेम्पोरल रीजन की जो नर्व्स हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। तो वो पहले ही बाबूजी की सिखाई गई विधा से उसको कंट्रोल किया गया। आज बैंकिंग सेक्टर में भी अभी एक हमारा कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नया ऐप लॉन्च किया आया एम 3.0 कलेक्ट का। उसमें पूरे इंडिया में जब फर्स्ट दिन ट्रायल हुआ, तो पूरे इंडिया में बिहार से अकेला एक मैं था जो उसके हर एक मॉड्यूल में सक्सेस हुआ। और अभी लास्ट 1 मंथ से गुजरात, छत्तीसगढ़ एक-एक टीम को ट्रेनिंग देने का और लोगों के दिल तक पहुँचने का, आत्मीयता का प्रसार का मौका मिल रहा है। जो हमारे बिज़नेस हेड थे नितिन सिंह, उन्होंने पूछा कि विष्णु व्हाट इज़ योर एजुकेशन? मैंने उनको बताया कि सर आई एम ग्रेजुएट एंड रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। तो उन्होंने कोटक महिंद्रा में अकेला एक पुरुष सैनिक सर्व कर रहा है। तो उन्होंने जब मेरी एज पूछी, मैं बताया 40 साल है और मैं एक जूनियर एसोसिएट के रूप में काम करता हूँ। एक जूनियर एसोसिएट सबसे नींव स्टार्टिंग का है मेरा और पूरे अब समझिए कि लेफ्ट टेम्पोरल रीजन क्षतिग्रस्त है, स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त है, C3, C4, C5 क्षतिग्रस्त है। ये सैन्य जीवन में ही दुर्घटना में। फिर भी मतलब जो है कि नेशनल लेवल पे
जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें आगे आने का मौका मिला। और उसमें जो विधा है उसके लिए आप सभी को नमन और वंदन है कि इस विधा के द्वारा अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए जो जीवन का उद्देश्य है कि मैं क्या हूं, उस जर्नी में मैं आप लोग के आशीष से आगे बढ़ पा रहा हूं। तो इसमें अगर कुछ मेडिकली अगर मेरे से गलतियां हुई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थना हूँ, क्योंकि डॉक्टर शिवांगी सिंह जी आज नहीं आ पाई, वो यात्रा में है। जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने आपके साथ सीखने की कोशिश की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा को विराम देना चाहूंगा। प्रणाम। बाबूजी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी हम लोग जो है प्रश्न उत्तर का इसमें ही लेते हैं। जी जी भैया, अगर मेरे संबंधित कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर दे जी सकता हूँ, और जी बाबूजी बिल्कुल का बिल्कुल आशीर्वाद भैया। मिलने से प्राण शक्ति मेरी बढ़ जाती। जी जी बाबूजी से भी निवेदन है, बाबूजी कृपया अपने आप को जी। तो कोई भी प्रश्न है तो हम लोग बाबूजी से के सामने भी रख सकते हैं, भैया भी अपने एक्सपीरियंसेस को करते रहेंगे। जी प्रणाम। और विष्णु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर, तेजस्वी, ब्रिलियंट, राष्ट्र सेवी और एक अच्छे साधक के रूप में आप रोल कहते हैं, रोल मॉडल। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा ठीक रही। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी में। कुछ है क्या अमन जी? जी बाबूजी, इसमें एक प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। बाबूजी प्रणाम। अधर्मी का पतन भौतिक विज्ञान के द्वारा कैसे हो जाता है, कृपया स्पष्ट करें। ये अधर्मी शब्द हम लोग पापी मत समझ लें। ऐसा लगता है ना, उसके लिए एकदम धर्म अधर्म। तो धर्म कहते हैं शाश्वत सत्ता को, आत्मिकी को, आत्मा को जानना, आत्मिकी में जानना, वही शाश्वत है। तो उसको धम शब्द कह दिया। अधम शरीर, अधम, अधम शब्द से अधर्मी बन गया। पदार्थ विज्ञान जो परिवर्तनशील है उसके पीछे भागने वाले जो अपने आत्मिक विकास पर ध्यान नहीं दिए, तो पदार्थ विज्ञान की सत्ता क्षणभंगुर है। कुछ दिन के बाद वो साथ में छूटता है। तो पदार्थ का चूंकि पतन सुनिश्चित है, तो आत्मा का भी, व्यक्तित्व का भी पतन सुनिश्चित होता है। इसलिए उसको संतुलन में रखने की बात कही गई। तो हम करें तो अब तो साफ जाहिर है कि पदार्थ जगत की दौड़ लगाते रहेंगे केवल, और आत्मा को बिल्कुल गौण कर दिया गया, तो शरीर छूटने के बाद बैंक बैलेंस छूछ रहा है, शून्य रहा। क्योंकि आत्मा ही केवल अगली जर्नी शुरू करेगी, सारा पदार्थ नहीं छूटेगा। इसलिए कहा कि ऐसे पतन होता है। तो उसमें उसके साथ फिर पदार्थ की दायरा उसका संकीर्ण होता है, उसके एक व्यास होता है, उसका एक रेंज होता है। तो थोड़े से दायरे में करेंगे तो कहा जाएगा कि जो हमारा प्रेम था, वो स्नेह, वो थोड़े से ही दायरे में रह गया, तो उसको ब्रॉडनेस नहीं मिल पाया। तो संकीर्ण स्वार्थपरता जहाँ होगा तो व्यक्ति में तीन अलग तरीके के रोग पैदा होंगे। एक मेंटल डिजीज आता है, उसको कहते हैं लोभ, मोह और अहंकार। ये फिर पूरे आत्मसत्ता को डार्कनेस की तरफ ले जाता है। तो ये उस इस तरीका है उसका। लोभ मोह अहंकारा इति तस्या सुता संकीर्ण स्वार्थपरता। जो पदार्थ जगत के ही केवल गोल गोल घूमते रहते हैं, इसी में करते रहते हैं। अधम सृष्टि को पंच तत्व अधम शरीर का है ना, इसे उन्होंने कहा, वहां भी अधम शब्द का। तो ये होता है। अच्छा, फिर उसी को बढ़ाने लगे अचिंत चिंतन। तो इस तरीके से कहा इधर के। तो जड़ात्मक जीवन वो इनर्शिया, जड़ की तरफ जाता है, ईश्वर से दूर भागता है। प्रकृति में दो हवाएं चलती है, टुवार्ड्स ईश्वर, ईश्वर से दूर। केंद्र को जाने वाली, केंद्र से दूर परिधि को जाने वाली। परिधि को जाने वाली जो हवा है वो आत्मिकी से दूर करती चली जाती है, प्रकृति स्तर।
तो इसलिए संतुलन बनाने को योगा कहा कृष्ण ने, समत्वम योग उच्यते। भाई हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन का हम संतुलन में, आत्मिकी और भौतिकी। जी जी बाबूजी धन्यवाद। इसमें बी के पांडे जी का हैंड रेज है। जी भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम जी डॉक्टर साहब। जी बाबूजी, लिखा है जैसे प्रज्ञोपनिषद में कि मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरी सत्ता की महान महत्ता को किस तरह से समझा जाए और कैसे जो है उसको देखा जाए, उभारा जाए, या संपूर्ण इस संपूर्ण प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो इसमें क्या पंचकोश जागरण और खटचक्रों का जागरण इससे संबंधित है? इसी को जैसे विद्याम च अविद्याम च इसके संबंध में दिया है कि और उसका कुछ कैसे समझा जाए इसको? इसमें संकेत करना है, देवर्षि नारद को इसमें वो बता रहे हैं कि देखो लोगों को समझाया जाए, जा करके जन जन को तुम ये समझाने का प्रयास करो हे देवर्षि, जो कि इन्होंने पिपलाद ने बताया। अब ये उसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन दिनों समाज में चलता है कि चलिए सत्संग किया जाए, तो सत्संग में केवल ईश्वर के गुण गाए जा रहे हैं। बोलो बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, वाह ईश्वर बिना पैर का चलता है, सब चलता है, बिना कान का सुनता है। तो अब ईश्वर को ठीक है, ऐसा है तो केवल गुण गाने से क्या बात बनी, राम जी ऐसे थे वैसे थे, ये किया हो गया, अपना व्यक्तित्व तो क्या सुधरा? यहाँ पर आकर गैर फंस रहे उनका, चर्चा करते रह गए और चर्चा करते रह गए, सही छोड़, अपने को सुधारने की प्रक्रिया नहीं चली। इसलिए कह दिया उन्होंने कि ये है कि सार्थक और वो प्रभावी उपदेश वह है, तो केवल चर्चा का तवाचक अपना कहते रह जाएंगे, कथा कहनी में रह जाएंगे। तो यहाँ युग ऋषि का कहना है कि अध्यात्म जो होता है कि आत्मिकी, इसको ये नहीं कहते हैं ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो शरीर में भी होगा। देखिए तो अब उसको साक्षात्कार करना है तो उसको शरीर में देखा जाए कि आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसे होता है, कैसे उसको उभारा जाता है, कैसे हम उसको हम साक्षात्कार करें, देखना मैं क्या हूँ। तो इसकी जर्नी में जब प्रवेश करते हैं तब कहलाएगा कि अध्यात्म विज्ञान है, आध्यात्मिकी। उसमें शरीर मन आत्मा के भी विषय के बारे में जानना, उसमें ईश्वर की सत्ता की महान महत्ता को जानना, उजागर करना और लाभ लेना। तो ये अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत रखा गया इसको। तो वो उन्होंने एक भ्रम चलता था कि चलिए बड़े आध्यात्मिक यहाँ पूजा पाठ करते हैं टाइम से और इतना भोग लगाते हैं, टन घंटे पूजा पाठ। आत्म साधना नहीं की तो आध्यात्मिक नहीं कहलाएंगे। क्लियर? जी बाबू। अपने को नहीं सुधारा किया गया तो आस्तिकता भर कहलाएगी। आरती पूजा और भगवान का ये सब करना उसको कहेंगे आस्तिकता, उनके गुणों को स्मरण करना, एक उसके दोस्ती करना, उनके गुणों को अपने भीतर धारण करना, ये आध्यात्मिकता कहलाता है। चरित्रवान बनाना, अपने आप को वैसा बनाना जैसे ईश्वर के गुण है, अपने भीतर ले आना, इसको कहेंगे आध्यात्मिकता। और इसके समाज में प्रयोग करने को धार्मिकता कहते हैं। दूसरों को लाभ मिले उसको आराधना शब्द कहा इन्होंने, धार्मिकता को गुरुदेव ने। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे अभी जो प्रश्न आया था तो उसको अगर हम अपने नर्वस सिस्टम से जोड़ते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड से जोड़ते हैं, हार्मोन से जोड़ते हैं, तो जो अपना अचिंत्य चिंतया जाता, अयोग्याचरणा अस्थिता, तो अचिंत्य चिंतन से ही बाबूजी हम लोगों का तनाव उत्पन्न हो जाता है। और तनाव जो है मुख्य रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और उसके सक्रिय होने से बाबूजी अपना हार्ट बीट और जो ब्लड शुगर है उसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे घबराहट होती है और सिर भारी हो जाता है। और फिर हम लोग का जो है निगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार जो है बाबूजी उठने लगता है, और मन में निराशा और हताशा का जो है बाबूजी बादल एकदम मंडराने लगता है। और यही जो निराशाजनक विचार है बाबूजी, ये हम लोग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो टॉप पे है उसको प्रभावित करता है।
और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसका स्राव को बाबूजी तेज कर देता है, और जिससे हृदय गति बढ़ जाती है और मांसपेशी में भी विकृति उत्पन्न हो जाता है। तो बाबूजी हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान से भी अधर्मी का नाश कैसे होता है कि वो जो काम कर रहे हैं, तो जब रक्त पे दबाव बढ़ेगा, लोग को हेमरेज हो जा रहा है बाबूजी, हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो अपने आप ही ईश्वर अंदर ऐसा सब कुछ बना के रखे हैं कि हम खुद को समाप्त कर देना है, और भौतिक विज्ञान भी इसको सपोर्ट कर रहा है अपने थ्योरी से। तो ये जो प्रेरणा का प्रसारण है बाबूजी, इसमें तो मतलब मेन तो यही है ना कि हम लोग अपने नर्वस सिस्टम को एकदम चमकदार बना लें। और जैसे मान लीजिए कि बना लें, तो व्यक्ति ऐसे हम लोग सोचें इसको विष्णु जी और सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कि यदि मान लीजिए कि हमने नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम ही सब कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये शरीर छोड़ दिया, तो उसका सारा ब्रेन, सारा नर्वस सिस्टम यही जमीन पर पड़ा हुआ है। अपने पर्सनालिटी को उससे निखारने में इन बॉडी का लाभ लिया कि नहीं लिया, तो ये जी आ बाबू जाता है अध्यात्म विज्ञान में। जी, वो तो आत्म बहुत कि हम इसका लाभ लें। अब जिससे अचिंत्य चिंतन आ जाता है, योग्याचरण सता फलतः रोग सुकारते, कहा कि निगेटिव थॉट से तुम्हारा बॉडी में रोग होगा, जी जी और पॉजिटिव थॉट से बॉडी का रोग भी ठीक होगा और ईश्वर को भी जानोगे, ये है। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ तो वहां पर अचिंत्य ईश्वर के यदि अर्थ में ले लिया जाए, तो उस वो चिंतन से जो परे है, जी, हाँ तो उसको भी बिल्कुल अचिंत्य कहेंगे। अचिंत्य चिंतन जी, आ जाता सर्व दुख हारणी। हाँ हाँ बाबूजी, बिल्कुल बिल्कुल तो वो हमें देखना है, तब वो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा। विज्ञान में कुछ एरिया में चला गया वो, हाँ हाँ न्यूरो ट्रांसमीटर बाबूजी, तो अब वो सारे रोगों को हटा देगा शरीर के भीतर ही। तो जी ये जी यहाँ बाबू, पर कहना था कि उसमें कि आत्मिकी में ईश्वर की सत्ता को भीतर ढूंढना, तो हाँ इसे जी बाबू, ढूंढने में माइंड काम आ जाएगा। अपना बुद्धि ज्ञान, अब माइंड माध्यम बनता है। मन तो माइंड है, ये ब्रेन है नहीं, वो इस जी ब्रेन को बाबू, माध्यम बनाया। तो ब्रेन यदि स्वस्थ रखेंगे, नर्वस सिस्टम अपना स्वस्थ रखेंगे, ऑटोनोमस स्वस्थ रखेंगे, इससे बढ़िया काम लेंगे। इतनी बर्बाद। जी बाबूजी। इसी में मेरी एक जिज्ञासा है बाबूजी कि जब इसको मैं अध्ययन कर रहा था तो बोला कि जो हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, वो जो ब्रेन में जो मतलब आधुनिक भाषा में जो रैम है, रोम है, जैसे कंप्यूटर में होता है, वैसे ही हम लोग का भी जो चित्त का संस्था है। तो ये जो जब जब बच्चा जन्म लेता है बाबूजी, उस समय तो उसको बाहरी संसार का, क्योंकि वो तुरंत बाहरी संसार में आया है बाबूजी, तो उस समय तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बाह्य अनुभव तो नहीं रहता है। तो उस समय तो बाबूजी जो पूर्व जन्म का उचित लेके आया है बाबूजी, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड करता होगा बाबूजी। हाँ, वो पूर्व जन्मों के तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, गीता में इसका सॉल्यूशन बताया है कि जो उसके जी हफ्ता है, कुछ जन्मते ही सुखदेव मुनि, तो जन्मते ही ब्रह्म ज्ञानी के रूप में आए। अभिमन्यु हुए, जी तो गर्भ में सीखी हुई विद्याओं को उन्होंने प्रकट करना था। इसलिए अधिक गर्भावस्था में ही ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को अधिक पढ़ा दे। तो उसमें अब रह गया कि आकर उसके अनुसार वो काम करेगा। और आत्मा चूंकि कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो अपना ज्ञान तो प्रकाश के रूप में, अवरा के रूप में लेके आया है वो अनंत जन्मों का। जी बाबूजी, हाँ, यदि अच्छा ब्रेन वगैरह मिल गया तो उसका इस्तेमाल कर लेगा। तो माता पिता सिर्फ कंप्यूटर देंगे, बॉडी देंगे, ब्रेन देंगे, न्यूरॉन्स देंगे, इससे अधिक नहीं दे सकते कुछ। जी इसीलिए अपने आप को जो स्वस्थ हैं वही बच्चे पैदा करें, ताकि उनको स्वस्थ बॉडी मिले आने वाले वो आत्माओं के लिए। जी बाबूजी। तो बाबूजी भक्त प्रहलाद जो थे वो तो पूर्व जन्म का अपना चित्र लेके आए थे, तो वहां पे हम्म उनको जो बाहर का जो उनके आसपास का वातावरण था, वो तो मतलब असुर जो भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते थे उनका वातावरण था, लेकिन फिर हम्म। भी वो वातावरण उनको प्रभावित नहीं कर पाया, और जो उनका पूर्व जन्म का चित्त था वो उन पे हावी रहा। ये बाबूजी, इसका संभव कैसे हुआ कि उनका जो बाहर वाला इस जो अनुभव था, स्मृति था, वो उनके पूर्व जन्म के जो कमाए हुए धन थे उस पर हावी नहीं हो पाया, और वो अपने आगे की जर्नी जो है, नचिकेता, प्रहलाद, ऐसे ऐसे जो है उदाहरण है बाबूजी कि उनका बाहर का उनको नहीं प्रभावित, जैसे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अपना इनर को भी साथ में आउटर गतिविधि को भी। तो ऐसा क्या लेके आए थे बाबूजी कि अगले जन्म में उनका इनर ही, उन पे आत्मा ही शरीर को कंट्रोल किया, और जो बाह्य अनुभव थे सेंसेस वाले, वो उनको प्रभावित नहीं कर पाए। ऐसा क्या वो देखिए, जगा के गए थे बाबूजी अगले जन्म में? प्रकृति बैलेंस करने के लिए कि इसके अत्याचार को हटाना है हिरण्यकश्यप,
तो प्रकृति अच्छी आत्माओं को इसे चाहती, ईश्वरीय चेतना चलाती है सारे सृष्टि को, तो वो चाहिए कि अच्छी आत्माएं उनके घर में आए। अब रह गया कि इसका जो डीएनए अपना दिया होगा प्रतिभा वाला, इसका तो गया इसमें, तो XY क्रोमोसोम से जा रहे हैं, या बॉडी सिस्टम को देखिए, तो अब जी वहां जी पर जाकर जो गर्भ में आ गया और वो चला गया था तपस्या कर, तो देवर्षि नारद ने ऐसा कुछ किया कि इनको ले गए कि चलो हमारे आश्रम में। तो पूरा का पूरा गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में बिताया गया, और वहीं से उनको दीक्षा गर्भ में ही दिए थे, हरिओम बोलो, और इस तरीके से ओम नारायण के करने का, और गायत्री मंत्र गर्भ से ही सुनाना शुरू कर दिया था। तो उस तरीके से गर्भावस्था में जब बड़ी सेल्स बन रहे थे, न्यूरॉन्स बन रहे थे, उसमें माँ वाला सोमैटिक सिस्टम काम कर गया। तो जी अधिक जी ध्यान दिया है गर्भ ये पुंसवन संस्कार से लेकर के गर्भ वाला स्टेट में। जी तो उसको तो माइंड दिया गया था, उसको ब्रिलियंसी उसकी आ गई, और संस्कार आ गया माँ का, याद हो या कुछ ऐसे ही कुछ नाम था उनका। जी तो जी वो देता है, तो माता पिता दोनों की भूमिका है। जी। तो हाँ इससे बाबूजी इस तथ्य को प्रमाणिकता मिलती है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो अगर अंदर से अगर हम पहले अपने आप को एकदम स्ट्रांग, चमकदार और पूरा मतलब जो है लगा दें सब कुछ, फायर वॉल वगैरह, तो बाह्य जगत हमें कतई प्रभावित नहीं कर पाएगा बाबूजी। जी, दोनों का अपना माइंड भी सिस्टम हो और ब्रेन भी सही हो। अब माइंड सही है और कहीं लंबर टूट गया, तो आपको केवल केवल देख सकते हैं कि झूल रहा है, कुछ को उसका हाथ पाँव हिला नहीं सकते। जी जी बाबूजी। तो वही आप छा गया था, आप अच्छे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन देखिए नस खिंचा गया तो लग रहा था कि हार्ट बीट हो जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। हाँ, तो जी दोनों बाबूजी। का ध्यान देना है। शरीर को संसार कह दिया गया, लोक, जी और ये तो संसार को हमने सुंदर बनाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ, यानी अपने बॉडी सिस्टम को शानदार कर लें भीतर से, ताकि इसी से काम लेना है, ये कुछ भी। जी बाबूजी। बाबूजी हाँ सुमन दी का हैंड रेज है बाबूजी, प्रणाम हाँ बाबूजी। जी, धन्यवाद जी सुमन जी, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, वो ध्रुव, प्रहलाद और शंकराचार्य, ये सब की कहानियां हमें पता है कि ये लोग बहुत उन्नत परिवार में जन्म लिए, और गर्भ मतलब 9 मंथ ही उन लोगों को अच्छा संस्कार दिया गया। लेकिन मैंने अखंड ज्योति में एक बार पढ़ी थी, एक फिशरमैन के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। मछुआरा तो कुछ किया नहीं था, उसकी माता भी कुछ नहीं की थी, बट वो जन्म से ही फिश खा नहीं पाता था। वो फिश खाते ही उसे वॉमिटिंग होती थी, उसका शरीर अलाउ नहीं करता था। उसकी प्रवृत्ति जो है दिव्य प्रवृत्ति थी, और हमेशा भजन कीर्तन में ही मन लगता था। तो वहां कहाँ लॉजिक काम कर रहा है ये? तो मुझे तो लगता है कि प्रकृति में हमेशा अद्भुत चीजें हो जाती हैं, वो कैसे होता है? यहाँ एक जगह लिखते हैं गुरुदेव कि यहाँ अद्भुत कुछ नहीं है, हम हर जगह एक गणितीय फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, तो अद्भुत, आश्चर्य और अचंभा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसको अब ऐसे देखें, इसे मान लीजिए कि वो अपने अपने ज्ञान विज्ञान को तो अपने प्राणिक एनर्जी में लेकर के आया है जीवात्मा। अब माता पिता ने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप देखिए उसमें बायोजेनिक ला है कि ओंटोजेनिक रिकैपिचुलेट सिलिबनी, यहाँ तक साइंस पहुंच गया है कि गर्भ में जब आता है बालक, तो देखिए 7वें माह से में अपना शुरू कर देता है सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना। तो अब वो याद करता है पिछली पीढ़ियों को, कहाँ कहाँ हम कैसे जन्म लिए थे, क्या किए थे, और गर्भोपनिषद में इस बात को बताया है। तो अब वो शपथ लेता है कि कहाँ हम नरक के समुद्र में, एमनियोटिक फ्लूइड को नरक का समुद्र कहता है, कि यहाँ पर हम कैसे आ गए, कहाँ पर। तो वही याद करता है कि कौन कौन घरों में कब छिपकली बने थे, कब कुत्ता बने थे, कैसे हुए थे, कब आदमी बने, किन कारणों से हुआ, हमने जीवन खपा दिया दूसरों के लिए, और वो सब भूल चुके हैं, अपने अपने में सब मगन है। तो हे भगवान, आप ज्ञान एक बार बाहर निकाल दो, ज्ञान की साधना करेंगे। तो इस तरीके से जो उसका बन रहा था भीतर से, और उस अवस्था में जब जन्म लिया तो सुखदेव की तरह एक अपना विल पावर काम आ गया उसका, और बाहर अपना रहता है खान पान खिलाने वाला, तो खिलाए भी थे, तो उसका सब कॉन्शियस एक्टिव होगा, वो उल्टी कर दे रहा था, क्योंकि ये अपने खान पान में कि उसको देंगे खिलाएंगे। तो उस समय आत्म शक्ति का जो तेज है, आभा मंडल और जिसको कहा जाता है आत्म वर्चस्व या ब्रह्म वर्चस्व, वो डोमिनेंट था इस पर। तो वो अपने ढंग एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी का। तो आप कुछ कोई चीज जरूर नहीं कि मांस बच लिए, आपको अपने पेट शरीर का अनुकूल ना मिलेगा तो वोमिटिंग हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, कभी कभी गोली नहीं पचती है, कभी ये नहीं होता, उल्टी हो जाता है, कभी कभी तो पानी पिए तो उल्टी हो जाए। तो बॉडी सिस्टम एक सर्कैंडियन सिस्टम से काम करता है, उसके सारे सेल्स एक सुर ताल में लयबद्ध रहते हैं,
वो अपने विपरीत कुछ भी देखेंगे, अमृत हो तो भी निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब वो धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो सामने गया है वो हमारे लिए फायदेमंद है, दोस्त है, तो एक्सेप्ट करता है। ओके, थैंक यू बाबूजी। मीन्स यहाँ संस्कार ही डोमिनेट कर रहा है। अगर हाँ माँ बाप जी। ज्यादा है हाँ, तो वो ले ले। फिर भी जो तगड़ा वाला आया है तो सारे संस्कारों को हटा करके अपना भी चल देगा। तो तो उसका काम तो अपने पर ही करना आत्म है। बढ़िया लेकर आया है, इस पर निर्भर करता है। तो काम तो अपने पर ही करना है मीन्स। हाँ, हम ओके, इतना थैंक यू। काम करना है कि हम दया करें आने वाली जीवात्माओं के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा सिस्टम दें बस। बाबूजी दूसरा क्वेश्चन मेरा, अभी नर्वस सिस्टम पे इतना भैया क्लास है और हम भी समझते हैं कि आग छूने से तुरंत हाथ पीछे चला जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो कर्ण ने परशुराम के साथ जब पैर दबा रहे थे और उनको बिच्छू काटा, तो वो अपने आप को तो कंट्रोल किया था, वो तो जितेंद्रिय था। फिर क्या कारण था कि कर्ण अर्जुन की तरह नहीं बन पाया और अर्जुन कृष्ण का गीता, श्री कृष्ण का गीता सुने और कर्ण जो पात्र नहीं बन पाया वो भी तो जितेंद्रिय था ना। तो कहाँ मतलब कर्ण और अर्जुन में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, वहां परशुराम का कहना था कि देखो कर्ण, तुम पिछले वाले जैसे दूध का जला छाछ पी के पीता है, तो चूंकि द्रोणाचार्य ने उनको जात पात करके कि हम इसी को केवल सिखाते हैं, उनको अपना शिष्य नहीं बनाया। अब वो समझा था कि ऐसा ही यही भी हिम्मत कर दे, इसलिए जात छुपा लिए वहां और कुछ मूल्य नहीं करके, तो वो उस तरीके से कर लिए। तो अब परशुराम का कहना था कि तुम हमको ऐसा क्यों मान लिया कि हम तुमको नहीं सिखाते, और तुम कुछ भी कहता, तुम सत्य बोलता तो भी हम सिखाते। हम तो किसी को भी, हरिजन हो, कोई हो, शेड्यूल हो, हम किसी को भी ज्ञान दे सकते हो। तो अवतारी चेतना थे ना वो परशुराम। तो इस तरीके से तुम चूंकि इसका सहारा ले लिया है, तो ये विज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी। ऐसे काम लोगे लेकिन ऐन मौके पर काम नहीं देगी, तो चीट करके तुम हमसे पढ़े बस। तो वो बोल्डनेस नहीं था वहां पर उसका। ओके, ओके, थैंक यू बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी एक फिशरमैन पे ही एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, वो भी एक फिशरमैन के ही लड़के थे। और एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे जो मतलब बाइबिल, गीता, कुरान सबका जो है ज्ञान रखते थे। और दूसरा बाबूजी, कर्ण और अर्जुन में जो मेरा मतलब मुझे अनुभूति होती है कि एक जगह बाबूजी कृष्ण जी कर्ण को भगवान बोल रहे हैं कि कर्ण और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, अगर ये तीन दुर्योधन का साथ न दिए होते तो दुर्योधन उतना उत्पात नहीं मचाया होता जितना उत्पात मचाया था, क्योंकि यही तीन उसके मेन अस्त्र थे। तो अर्जुन जो थे वो भगवान के बताए गए दिशा निर्देश पे चल रहे थे, और कर्ण और भीष्म पितामह जी एक वचन के इससे वचन से बंध गए। और जो थे अपने भगवान कृष्ण जो थे वो बताए कि मतलब ये रखे कि भाई कल्याणार्थ, जैसे बाबूजी आप हम लोग को सिखाते हैं ना, कुछ भी गलत नहीं है, जिससे कल्याण होता है वो सही है। कोई भी सिद्धांत ऊपर जाके खत्म हो जाता है। तो बाबूजी ये भी एक कारण हो सकता है ना कि कर्ण को वो मतलब चीज नहीं मिला जो अर्जुन को मिला बाबूजी, क्योंकि कहीं ना हाँ, कहीं मित्रता वो के बंधन में बंध गए थे वो। एक और भी बात देखें, कृष्ण ने कहा कि जिस नदियों में गंगा हूँ इसमें वो हूँ, तो पांडवों में अर्जुन है, ये भी एक शब्द बोला है। जी जी बाबूजी जी। तो उन्होंने अपनी ही सत्ता के दो पार्ट किए हैं, जी आधा जी बाबूजी जी। बन गए हैं और आधा अर्जुन बन गए। तो नर और जी नारायण के अवतार, ये भी हम हाँ देखें। हाँ बाबूजी जी बाबूजी। तो वो पहले से अपने संस्कार लेकर के दोनों आया है इस भूमिका के लिए, इसलिए कथा जी कहानियों के पलंजर से अपने को बचना चाहिए। जी जी बाबूजी निसंदेह। और ये देखना चाहिए कि हमारी प्रतिभा धर्म पक्ष में लग रही है कि अधर्म पक्ष में लग रही है बस। जी 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 बाबूजी जी ठीक बाबूजी। है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए अमन जी, कुछ वो है क्या चैटिंग? नितिन भैया का हैंड रेज है बाबूजी। जी, नितिन भैया का हैंड रेस है। जी बाबूजी प्रणाम। जी हाँ प्रणाम। बाबूजी, यहाँ अथर्व योग सेंटर में ताप्ती दीदी का एक प्रश्न है योग कुंडलिनी उपनिषद से। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में अध्याय 1 के मंत्र 8 में आया है कि मुख्य रूप से कुंडलिनी चलाने जगाने के दो साधन कहे गए, सरस्वती चालन एवं प्राण रोध, यानी कि प्राणायाम। तो प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। इसका क्या अर्थ है बाबूजी?
दीदी इसमें यह है कि हमारा स्वर न तो ईड़ा में चले न पिंगला में चले, वो सुषुम्ना में चले, इसको कहते हैं प्राण का निरोध। अब सुषुम्ना को चलाना, जब सुषुम्ना चलने लगी तब कुंडलिनी में शक्ति चालनी मुद्रा करते हुए सरस्वती कहा जाता है सुषुम्ना को। ईड़ा होगी गंगा और पिंगला हो गया जमुना, और दोनों के बीच वाले मिलन से बनता है सुषुम्ना सरस्वती। तो अनुलोम विलोम की क्रिया करके या चाहे जैसे भी हो नाड़ी शोधन करके हम ये देखें कि सुषुम्ना चलने लगा, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को हम बैलेंस करें। न हम एक के समर्थन बने, न पदार्थवादी ही केवल बन जाए, न आत्मिकी ही केवल बन जाए। वो दोनों विद्या वाले अविद्या वाले, आत्मिकी और भौतिकी दोनों एकांगी रहेंगे तो सत्य को नहीं पाएंगे। कंबाइंड करेंगे, बैलेंस होंगे तो सुषुम्ना काम करने लगता है। इसलिए समत्व तो गुरु तब तक नहीं सिखाता है कुंडलिनी जागरण जब तक से इसकी समत्व बुद्धि नहीं आती है, दोनों को बराबर महत्व नहीं देने लगा। तो उस हालत में कहें कि उसके जीवन में सरसता आएगी दोनों का, तो वो सरस्वती चालन जब होने लगेगा तब शक्ति चालनी मुद्रा से एक चक्रों को अपने को बढ़ाते बढ़ाते ऊपर ले जाते लाते यहाँ पर ले आएंगे आज्ञा चक्र में और ऊपर। जी ठीक है, और देखिए जी अगला बाबूजी। जी बाबूजी, दीदी कुछ और पूछना चाह रही हैं। जी दीदी। बाबूजी पूछना था कि भाव कैसे करें, करते हुए शक्ति चालनी मुद्रा करते हुए भाव में क्या सोचे। जी दीदी सही। हाँ, इसको भाव में ऐसा सोचा जाए कि पहले किस भाव में आप जी रहे थे, कहीं पदार्थवादी भाव में था तो उसको आत्म भाव में लें। जैसे मूलाधार में फंसी हुई थी, तो मूलाधार पूरे संसार को कहा जाता है मूलाधार, पदार्थ जगत, पृथ्वी तत्व हमारे पूरे पदार्थ को कहा जाता है। पदार्थ जगत में आसक्ति है, पड़े हुए हैं, तो कहा जाएगा मूलाधार के चक्कर में फंसे हैं। चक्कर मैंने इसके साथ आसक्ति अनासक्ति चल रही है, शरीर भाव को मूलाधार का। विचारों की दुनिया में उठा पटाख में अपने आप को अनबैलेंस करते हैं, शोक मोह रोने लगते हैं, छटपटाते हैं, तो समझिए कि स्वादिष्ठान में हम अभी भी स्वादिष्ठान के चक्रवात से बाहर नहीं निकल रहे। तो अब ये सोचा जाए कि अब जिसे स्वादिष्ठान जगाना हो, तो स्वादिष्ठान में जैसे ही शक्ति चालनी कर रहे हैं तो क्रेनियल और नीचे पेरिनियल मसल दोनों के एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाला खींचता है और नीचे वाला प्रोजेक्ट करता है। अब ये शक्ति चालनी मुद्रा में शनि मुद्रा की तरह क्रिया की जा रही है, और भले नीचे हो रहा है लेकिन सोचना है कि स्वादिष्ठान की पंखुड़ियां वंग खुल रही है इस तरीके से, तो हर बार में वो चक्र से खुलेगा। अब ये सोचा जाए कि ये ऊर्जा विचार जगत को पर अपना नियंत्रण करने के लिए साक्षी भाव विकसित कर रहा है। संसार के सारे विचार अपने विचार हैं, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव, और उसको साक्षी भाव से देखें, उसको हम टच न करें, उसको टहलते चलें। अपने भीतर भी कभी पॉजिटिव विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है संस्कार वश में, तो उसको हम टच न करें, उसको रिप्ले करके उसमें खेलने न लगें। तो साक्षी भाव में जैसे से आते जाएंगे तो उसे बाहर निकलते जाएगा एक्सेप्टेंस, और उसका यही तरीके से लाभ बढ़ेगा एक एक चक्रों को। और स्वादिष्ठान में भी है तो स्वादिष्ठान में जल तत्व है, तो अपने बॉडी का ब्लड बिल्कुल रिफाइंड हो रहा है, वीर्य रिफाइंड हो रहा है, और उसके भीतर में डीएनए रिफाइंड हो रहा है, सोचना पड़ता है। और व्हाइट लिक्विड है, जितना लिक्विड है, चाहे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हो या बॉडी सेल्स के भीतर के साइटोप्लाज्मा हो, सारे रिफाइंड हो रहे हैं लिक्विड। साथ ही साथ में और भी उसमें बहुत गहराई है, रूप पर, रस पर, गंध पर, शब्द पर, स्पर्श पर, इस पर नियंत्रण होते जा रहा है। तो ये सब जल तत्व से, सब स्वादिष्ठान से बने हुए हैं ये सब। तो एक एक चक्रों पर काफी काम करना चाहिए, फटाफट छलांग वो उछल कूद मेढकों की तरह जाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़िए नितिन जी, अमन जी। जी बाबूजी, जैसे हम जो प्राणाकर्षण प्राणायाम में जब किसी शरीर के किसी एक हिस्से में ध्यान को लेकर के जाते हैं, तो जैसे मन की नोक पर जो है प्राण जो है वहां जाता है, तो प्राण को जाने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? जैसे कि सुषुम्ना से हम जो है प्राण को अपने वहां ले जा रहे हैं, तो अगर जो है अगर हम उसके बिना भी जो है प्राण को शरीर के उस हिस्से में लेकर के जा सकते हैं बिना किसी माध्यम के, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, जितने भी मेंटल हैं, मेंटल नर्वस सिस्टम से भी जाएगा और मेंटल डायरेक्ट भी जाएगा। जैसे मेंटल माने विचार, थॉट,
तो आपके यहाँ लैंडलाइन भी टेलीफोनिक है, मेंटल टेलीफोनिक लाइन लैंडलाइन से भी जाता है और वायरलेस भी होता है, मोबाइल यहीं से कहीं लगा दिए। तो चूंकि मेंटल है तो मेंटल डायरेक्ट भी सीधे उस पार्ट पर ले जाएगा और नर्वस सिस्टम से भी जाएगा। तो इसके लिए दोनों रास्ते हैं, ठीक है, अपने टेलीफोन की तरह समझ जाते हैं, लैंडलाइन से भी काम करेगा और डायरेक्ट भी वायरलेस भी काम करता है मन। तो उसके लिए आप टेलीपैथी कर सकते हैं। आपका मित्र धरती के किसी कोने में हो तो आप डिस्टेंस टेलीपैथी माइंड से निकलने वाले वेव्स के द्वारा उसको प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं। उसके लिए तार नहीं बिछाया जाएगा, यहाँ से अमेरिका तक तार बिछाया जा गया हुआ है, वो मेंटल जाएगा डायरेक्ट। जी। और बाबूजी इन दोनों परिस्थितियों में हमारा जो है व्यष्टि प्राण काम करेगा या समष्टि या दोनों प्राण? दोनों। कुंडलिनी का काम होता है व्यष्टि से समष्टि को जोड़ना। तो जब तक से अपना प्लगिंग नहीं होगा समष्टि में, क्योंकि समष्टि चेतना हर जगह खुली है, तो उसके साथ जुड़ते ही अपनी चेतना पूरे विश्वव्यापी होगी। जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। जी। और समापन का टाइम हो गया क्या? 6:30 हो गया जी। विष्णु जी आप क्लास को हैंडल करें। जी प्रणाम बाबूजी। नितिन भैया, गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा के चित्कार और हुंकार से मनुष्य का क्षण भर में कायाकल्प हो सकता है। तो बाबूजी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि वायरलेस वाले से भी आत्मा के चित्कार और हुंकार से, और आत्मा सबके पीछे मतलब पीछे रहते हुए भी सबसे परे है। तो सोचने मात्र से प्राण भर सकता है। उसमें जो सबसे मेन है वो हमारी श्रद्धा है। तो उसी श्रद्धा भाव से हम जो है क्लास का समापन करते हैं और सबका आशीष लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। समापन।